इंट्रोडक्शन। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज के व्याख्यान के लिए स्पीकर को आहूत करने से पहले मैं आप सभी के सामने उनका परिचय रखना चाहूंगी। आपका नाम है वैद्य प्रियंका शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर शुभदीप कॉलेज, जहां अभी वर्तमान समय में आप कार्यरत है काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में, इंदौर मध्य प्रदेश में। 10 साल से ज्यादा आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर जो आपका विशेष एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आपने पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स और अदर क्लिनिकल स्टडीज को आपने प्रकाशित किया हुआ है। आप आयुष्मान भारत में एज अ प्रोसेसिंग डॉक्टर आपने काम किया हुआ है और यू आर द सिलेक्टेड एज अ फर्स्ट ट्रेनी अमंग द 12 आयुष्मान भारत फ्रॉम मध्य प्रदेश। You have also participated in so many medical camps as a medical officer, registered as a free maximum health rural camp in the Limca books of world records, जहां आपने 3500 से भी ज्यादा रोगियों को 1 मंथ 1 महीने में कुंभ उज्जैन में हेल्थ कैंप में आपने आर्य समाज की ओर से अपनी भूमिका निभाई थी और आपने अपनी सेवा प्रवृत्ति का वहां बहुत बड़ा परिचय दिया था। यू हैव ऑल्सो गिवन सर्विसेज फॉर द फीवर ओपीडी इन एलएन आयुर्वेदा इन कोविड सेकंड पीरियड। ये भी एक बहुत सराहनीय कार्य है, जहां सेकंड हम सभी जानते हैं कोविड की वेव बहुत ज्यादा पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े झटके के स्वरूप में, आघात के स्वरूप में थी और कहीं ना कहीं उस इफेक्ट ने, उस कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज वर्तमान समय में अभी आप जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करती हूं और आज के स्पीकर का विशेष रूप से स्वागत करती हूं। डॉक्टर प्रियंका शर्मा, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं वैद्य प्रियंका शर्मा। जी धन्यवाद जी, वेलकम जी। हाँ जी मैम, स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर हम यूरेथ्राइटिस, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, सिस्टाइटिस मतलब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और पाइलोनेफ्राइटिस एक टर्म यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं। पाइलोनेफ्राइटिस इज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। तो अगर यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा और ब्लैडर को इन्फेक्ट करते हुए जो इन्फेक्शन है वो अगर हमारा ऊपर की तरफ किडनी को भी इन्फेक्ट करता है तो पाइलोनेफ्राइटिस उसके लिए जो है वो टर्म होता है। अगर इसमें मैं आपको सिंपल वे में बताऊं कैसे इस टर्मिनोलॉजी में हम क्या बोल सकते हैं, तो uncomplicated UTI is without any complications or without any other nephrological involvement like creatinine जो है वो वहाँ बराबर है, यूरिया वहाँ पर है, मतलब किडनी प्रोफाइल जो है हमारा वो वहाँ हमारा खराब नहीं होता है। बट अगर कॉम्प्लिकेटेड क्रोनिक यूटीआई की हम बात करें तो वहाँ पर दूसरे जितने भी हमारे प्रोफाइल से लाइक KFT वहाँ पर इन्वॉल्व होता है और दूसरे जो भी GFR है, ये सारी चीजें वहाँ पर अफेक्टेड होती है। अब क्रोनिक टर्म अगर मैं बोल रही हूँ तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन। एक होता है रिकरेंट इन्फेक्शन और एक रिलैप्स इन्फेक्शन होता है। रिकरेंट इन्फेक्शन में अगर जो पैथोजन है,
अगर हम देखें कि रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और मतलब कंसिस्टेंटली बार बार 3 साइकिल्स तक आपको इन्फेक्शन हुआ है और पैथोजन हर बार जो है वो अलग है, तो डेट विल बी रिकरेंट इन्फेक्शन। और रिलैप्स ऑफ अगर मैं इन्फेक्शन की बात करूं तो एंटीबायोटिक थेरेपी किसी ने लिया है और 2 हफ्ते तक उसका ट्रीटमेंट हुआ है, बट सेम पैथोजन से जब इन्फेक्शन होगा तो उसको हम जो है वो रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन में डिवाइड क्लासिफाई कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो बच्चे लाइक इन्फेंट से लेके 6 मंथ तक के बच्चों को ये हो सकता है। वुमेन्स आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइक ऐसा है कि फीमेल यूरेथ्रा इज शॉर्टर देन मेल, वो शॉर्ट होती है, इस वजह से इन्फेक्शन है आसानी से कैरी हो जाता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यूरिन होल्ड करने का जो एक टेंडेंसी है, पानी कम पीना है, या फिर हम देखें मेनोपॉजल एज में जो हार्मोन सिक्रेशन है, एस्ट्रोजन है, वो कम हो जाता है, उस वजह से ड्राइनेस ऑफ वजाइना या पीएच ऑफ वजाइना चेंज होता है, इसलिए फीमेल्स जो है वो ज्यादा उनके इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। 10% ऑफ वुमेन्स फेस लोअर यूटीआई पर ईयर। लोअर यूटीआई से यहाँ की सिस्टाइटिस और यूरेथ्राइटिस बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, यंग एज जो में फीमेल्स होती है वो मोस्ट कॉमनली आपके पास ये कंप्लेन लेकर आती है। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम जो साइट है जहां पर कॉलोनाइजेशन हो रहा है बैक्टीरिया का या वायरस का या फंगस का, उसके अकॉर्डिंग इसको अपर लोअर में हम डिवाइड कर सकते हैं। लोअर जो हमारा यूटीआई वो सिंपल सिस्टाइटिस यूरेथ्राइटिस हो सकता है, या मेल पेशेंट है तो प्रोस्टाइटिस हो सकता है। अपर की अगर हम बात करें तो दैट इज एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल पाइलोनेफ्राइटिस एंड पेरीरीनल पेरीयूरल एब्सेस होते हैं। बट जो ये एब्सेस है वो पेरीरीनल एब्सेस, आई थिंक इसके कॉम्प्लिकेशंस में ज्यादा हमको रीनल और पेरीरीनल एब्सेस देखने मिलता है। अगर सिंपल इन्फेक्शन की हम बात करें, चाहे एक्यूट हो या क्रोनिक इन्फेक्शन हो, वहां पर हमको पाइलोनेफ्राइटिस या फिर इंटरस्टिशियल पाइलोनेफ्राइटिस देखने मिलता है। इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इशेरिया कोलाई जो है ये पैथोजन 80% केस इशेरिया कोलाई जो है, ई कोलाई जो होता है वो इसकी वजह से होते हैं। ये होता है ना, ये हमारे घर का मेंबर है जो घर में तो ठीक रहता है पर जैसे ही पड़ोसी के यहाँ जाता है तो बहुत चिल्लाने लगता है। तो ये इंटेस्टाइन में जब तक है तो एक हेल्दी बैक्टीरिया है, सब होता है ये, बट जब ये रेक्टम के थ्रू ब्लैडर को या फिर यूरेथ्रा को या फिर वहाँ के एलिमेंट्स को इन्फेक्ट करता है तो यूटीआई का सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ पैथोजेंस है, ग्राम नेगेटिव में कॉमनली के प्रोटियस देखने मिलता है। स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस का जो इन्फेक्शन होता है, ऐसा यूजुअली जो क्रोनिक यूटीआई के पेशेंट है वहाँ ये जो एलिमेंट है वो ज्यादा हमको देखने मिलता है ग्राम पॉजिटिव में। और अगर हम देखें, हम बात करते हैं कि यूटीआई जब बैक्टीरिया की वजह से होता है, मतलब ब्लड बॉर्न होता है, तो जो निमोनिक पेशेंट्स होते हैं, लंग डिसीज के पेशेंट होते हैं, या एक्यूट वायरल इन्फेक्शन निमोनिया का होता है, उस केस में ब्लड बॉर्न डिसीज में स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाइलोकोकस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। अब कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई मोस्टली अगर हम देखें तो सुडोमोनास एंटेरोबैक्टर इसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन में जो कैथेटर एसोसिएट यूटीआई भी हमको देखने मिलता है। वायरस में जो है रुबेला, मम्स, एचआईवी इसके रीजन होते हैं, और भी कुछ फंगस और प्रोटोजोआ भी हैं जो इसको कॉज करते हैं। पैथोजेनेसिस अगर हम देखें तो असेंडिंग ब्लड बॉर्न जो हमने बात किया था अभी, और लिम्फोजेनस और डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम अदर ऑर्गन, ये हमको देखने मिलता है। असेंडिंग इन्फेक्शन में अगर हम देखें तो जो भी पैथोजन है हमारा, वो पेरिनियल या पेरीयूरेथ्रल एरिया में उसकी कॉलोनाइजेशन होगा, मतलब वो वहां पर इंक्रीज होगा नंबर्स में, और वहां से वो ब्लैडर और किडनी की तरफ जो है वो जाएगा और यूटीआई को कॉज करेगा। हेमेटोजेनस ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट ब्लड बॉर्न होता है, और मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो स्पीशीज इसको कॉज करती है। लिम्फोजेनस स्प्रेड अगर हम देखें तो रेक्टल और कोलोनिक जो होते हैं वो इसको कॉज करते हैं, और जो यूट्राइन लिम्फेटिक सिस्टम है वो फीमेल्स में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
डायरेक्ट अगर एक्सटेंशन हम देखें तो फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली जो पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज की जो पेशेंट्स होती हैं वहां हमको क्रोनिक रिकरेंट यूटीआई कॉमनली देखने को मिलता है, या फिर जो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के फिस्टुलास है हमारे, वो इसके लिए एक कारण होते हैं। अगर रिस्क फैक्टर्स की हम बात करें यूटीआई के लिए तो सबसे कॉमन डायबिटीज होता है। आपने वैसे भी देखा होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट है उनका फ्रिक्वेंसी और अर्जेंसी ऑफ मैच्योरेशन बहुत होता है। तो आई फील एक तो लो इम्यूनिटी भी इसका एक रीजन है। सेकंड, जो यूरिन में जो ग्लूकोज का प्रेजेंस होता है या फिर ब्लड में जो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है या फिर उस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है डायबिटिक पेशेंट्स को यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो मसल्स होती हैं, ब्लैडर मसल्स अगर हम देखें, वो भी हाई शुगर कंटेंट की वजह से वो भी वीक होती है। तो ब्लैडर जो है वो पूरी तरह से है वो रिलीज नहीं कर पाता है यूरिन को, तो ये भी एक रीजन होता है। यूरिन रिटेंशन की हम बात करें तो यूरिन रिटेंशन भी एक सबसे बड़ा रीजन है। अब ये रिटेंशन जो है वो किसी स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकता है, मेल्स में प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकता है, या कई बार हमारा जो एक ना नेचर होता है कि आप नहीं जाते हो, तो रिटेंशन जो है वो वहाँ का जो पैथोजन है उसको ग्रो करने के लिए आप उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो इसलिए फ्रिक्वेंट अवॉइडिंग यूरिनेशन करना चाहिए, उसका ज्यादा रिटेंशन नहीं करना चाहिए। इम्पेयर्ड इम्यूनिटी सिस्टम लाइक एचआईवी में जब आपका इम्यूनिटी डाउन है तो यूटीआई के चांसेस ज्यादा होते हैं। फीमेल्स में चांस ज्यादा है, जैसे हमने बात किया था कि यूरेथ्रा जो शॉर्टर होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद चांसेस बढ़ सकते हैं। सिस्टाइटिस के चांसेस या यूरेथ्राइटिस जो है वो कॉमनली देखा जाता है इसके बाद, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग विद एज के साथ भी होता है। ठीक है, तो ये एज रिलेटेड भी होगा जहाँ पर ब्लैडर हम ठीक से खाली नहीं कर पाएंगे। बीपीएच मेल्स में एक रीजन होता है और बैक्टीरियल प्रोस्टेटिक एज भी एक रीजन होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे हमने देखा था, यूरिथ्राइटिस जो होता है मोस्ट कॉमनली पेनफुल जो यूरिनेशन है वो हमको यूरिथ्राइटिस में और सिस्टाइटिस में देखने को मिलेगा। अर्जेंसी भी यहाँ पर होगा हमें, और फ्रिक्वेंसी भी होगा। हेजिटेंसी मतलब पेशेंट को बार बार लगेगा कि उसको यूरिन नहीं आ रहा है, और ओलिगोयूरिया वहां मिलेगा, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद यूरिन उसको रिलीज होता है। तो यूरिथ्राइटिस में डिस्कम्फर्ट, डिसयूरिया, अर्जेंसी एंड फ्रिक्वेंसी मिलता है। जबकि सिस्टाइटिस की कंडीशन में पायूरिया मतलब पस सेल्स यहाँ हमको मिलते हैं, पस मिलता है यूरिन में। सिस्टाइटिस की कंडीशन में जो हेमरेजिक सिस्टाइटिस है, आई फील कि कई बार होता है पेशेंट आके आपको बोलता है कि उसको बहुत पेनफुल मैच्योरेशन हो रहा है, उसको यूरिन नहीं हो पा रहा है, वो यूरिन कर रहा है तो उसको बहुत सारा ब्लीड आउट हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो सिस्टाइटिस का केस होता है। और सिस्टाइटिस में यूजुअली पेशेंट जो है उनको ब्लड जो है यूरिन में मिल सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस की हम बात करें तो सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस है, फीवर, चिल्स है। तो पाइलोनेफ्राइटिस का पेशेंट है, ये एक क्रोनिक कंडीशन भी हो सकती है, और हमेशा पेशेंट आपको आके कंप्लेन करता है कि उसको पूरे टाइम बुखार जैसी फीलिंग होती है, उसको फीवरिश लगता रहता है, फिर उसको बैकेक का कंप्लेन मिलता है। यूजुअली पेशेंट को बैकेक होता है, बुखार जैसा लगता है, तो वो क्रोसिन वहां पर खा लेता है और उस चीज को बहुत लॉन्ग टर्म तक वो अवॉइड करता है, क्योंकि यूरिन के लिए बर्निंग या फिर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी, ये सिम्टम उसको बहुत इनिशियल फेज में फील नहीं होते। बट जो रीनल एंगल है और जो ग्रून एरिया है वहां पर उसको दर्द आपको देखने मिलेगा, खाने को उसको अच्छा नहीं लगेगा, नॉशिएटिक उसको पूरे टाइम पर लगता है। तो पाइलोनेफ्राइटिस में फीवर विद चिल, जैसे जैसे इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता है ना, तो बहुत तेज ठंड देके पेशेंट को बुखार आता है। इवन जब वो यूरिन पास करने जाता है ना, तो तब भी उसको कुछ शिवरिंग होता है या ठंड लगता है, कोल्ड इंटॉलरेंस भी यहाँ पर हमको देखने मिल सकता है। अगर डायग्नोसिस हम देखें तो हम सिंपल जो रूटीन और माइक्रोस्कोपिक हमारा वो कराते हैं, कल्चर कराते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी आप यहाँ करा सकते हो। सिटी स्कैन जो है वो हम बहुत जहाँ पर हमको ऐसा एक्सपेक्टेड हो कि बीपीएच है या फिर और भी स्ट्रक्चर है, कुछ ब्लॉकेज है या फिर पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है, बट यहाँ भी हमको हाई क्रिएटिनिन देखने के बाद ही और सिटी और इसके लिए जाना चाहिए। सिस्टोस्कोपी जो है यहाँ पर जो शो किया डायग्राम में, ये विजुअलाइजेशन ऑफ दैट यूरिनरी फील्ड हम करते हैं, और ये भी हम स्ट्रक्चर या फिर किसी स्पेशल कंडीशन में ही करते हैं। मैनेजमेंट अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक थेरेपी, पोर वाटर इनटेक, और जो यूरिन की एसिडिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हमको ट्रीटमेंट देना चाहिए।
अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो मूत्राघात, मूत्रकृच्छ, ये सारे टर्म आए हैं। चरक ने भी त्रिमर्मी अध्याय में इसको बताया है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में इस पे मैं नहीं जाऊंगी। आई विल गो विद स्लाइड्स उसके बाद, बट हम जैसा भी होगा इस पर डिस्कशन में इसको हम लेंगे। तो मूत्रे कृच्छमिति मूत्र कृच्छम यत्र रोगे कृच्छेन मूत्रते, मूत्र का बहुत कृच्छता, पीड़ा के साथ जो होना है उसको मूत्र कृच्छ हम बोलते हैं। निदान आपको पता है कि ये व्यायाम, तीक्ष्ण औषध और ये सभी इसके निदान जो है वो बताए गए हैं। संप्राप्ति में जो है वो वात प्रधान त्रिदोष बताए गए हैं। मूत्र जल, वात प्रधान त्रिदोष जो है वो मूत्र व स्तोत्र को दोष बताए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये भी पेशेंट टू पेशेंट ना वेराई करता है। कई पेशेंट आते हैं उनको बर्निंग बहुत ज्यादा होता है, तो वहां हमको पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट दिखना पड़ता है। कई पेशेंट होते हैं उनको फीवर बहुत ज्यादा होता है, या फिर उनको अगर हम देखना हमको पड़ता है अगर दर्द बहुत होता है तो वहां वात की प्रधानता होती है। तो जो दोष और सिम्टम्स है वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेराई करते हैं। दूसरे जो है वो मूत्र है। मूत्र जो है आयुर्वेद ने क्लेद का वहन करने के लिए उसका जो है मुख्य काम बताया है, तो यहाँ पर हमको ट्रीटमेंट में भी इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मूत्र का जो चिकित्सा सिद्धांत चरक ने बताया है कि निदान, परिवर्जन, अभ्यंग, स्वेदन, अनुवासन, निरो उत्तर और मूत्र द्रव्यों का प्रयोग आप करेंगे। वातज मूत्रकृच्छ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिसयूरिया बहुत होता है। वातज मूत्रकृच्छ जो होता है वो पेन बहुत ज्यादा होता है, वहां पर जो यूरिन होता है वो ऑलिगोयूरिया होता है, बहुत कम क्वांटिटी में वहां पर यूरिन होता है। और यहाँ पर हम पूरा वातनाशक चिकित्सा करेंगे, और हम जो पीड़न घृत की संज्ञा बताई है चरक ने कि खाने के पहले देना चाहिए, हम उसका भी यहाँ यूज कर सकते हैं। बस्ती का प्रयोग करेंगे, और जो वात शामक मेडिसिन है और पेन मैनेजमेंट के लिए हम इसको यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे। पित्त जो है वहां पर बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, पीला हरा सा रक्त आता है और रुजा के साथ आता है, और दाह के साथ बहुत ज्यादा उष्ण मूत्र की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर शीतल पित्त शामक सारे द्रव्यों का हम यूज करेंगे। ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करेंगे, दुग्ध पान करेंगे। पेशेंट को हम आधा दूध आधा पानी ऐसे मिक्सचर करके और उसको फ्लूइड थेरेपी के लिए दूध के लिए हम प्रमोट करेंगे। विरेचन सबसे ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है किसी भी तरह के मूत्रकृच्छ में एक थोड़े विरेचन का प्रयोग हमको करना ही चाहिए, तो विरेचन का हम यूज करेंगे। द्राक्षा विदारीकंद इक्षुरस का आप सेवन करोगे। कफज मूत्र कृच्छ जो बताया है उसमें भारीपन बहुत ज्यादा होता है, और पिच्छल और शुक्ल वर्ण का शीत मूत्र बताया हुआ है। यहाँ पर अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो क्षार और कफ नाशक जो चिकित्सा है, तक्र द्रव्य है, तिक्त द्रव्य का प्रयोग हमको करना चाहिए। सन्निपादज में हम त्रिदोष शामक चिकित्सा करेंगे और वात स्थान के अनुसार करेंगे, और दोष के अनुसार उसकी वैसी ही चिकित्सा हम करेंगे। अश्मरी और शर्करा में हम अश्मरी भेदन के लिए जो भी चिकित्सा बताई है वहां पर हम अश्मरी और शर्करा मतलब क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो हम वैसी ट्रीटमेंट वहां पर करेंगे। रक्त जो हमने बात की थी, सिस्टाइटिस जो एक टर्म आया है, या फिर हनीमून सिस्टाइटिस जो टर्म आता है, तो वहां पर हम, या फिर बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया है तो रेड आरबीसीज वहां बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ऐसे में हम यहाँ पर रक्त मूत्रकृच्छ की तरह उसकी चिकित्सा करेंगे। शुक्र में भी हम वैसे ही शुक्र दोष के अनुसार चिकित्सा करेंगे। अच्छा, चिकित्सा सिद्धांत को हम ओवरऑल देखें तो वातनाशक, पित्तनाशक, जो भी दोष प्रधान है वहां पहला तो निदान, परिवर्जन और दोष के अनुसार हम वहां पर, और स्पेसिफिकली मूत्र द्रव्यों की वहां चिकित्सा करेंगे। अगर हम मूत्र संस्थान या फिर हम क्रोनिक यूटीआई में कुछ औषध योग हम देखें कि यूजुअली हम क्या यूज करते हैं, तो सबसे कॉमन है चंद्र प्रभावटी। ये प्रमेह रोगाधिकार में, मूत्रवाह रोगाधिकार में चंद्र प्रभावटी का बहुत अच्छा यूज है, और इसमें गोखरू, शिलाजीत, कपूर, कचरी, ये सब जो कंटेंट है वो आपको पता ही है। चंद्र प्रभावटी रसायन की तरह भी काम करती है, और मूत्रल होने के साथ बहुत अच्छा इसका एक ये फंक्शन है, मूत्रवाह रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। श्वेत पर्पटी जो है कलमी सो रहा होता है, तो एक्चुअली अगर हम देखें, हम एलोपैथी में भी एल्केलाइजर्स देते हैं यूरिन पीएच को मेंटेन करने के लिए, तो हम श्वेत पर्पटी का अगर यूज करते हैं तो ये एक अच्छा न्यूट्रलाइजर, एक अच्छा पीएच मेंटेन करने के लिए ये यूज हम कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हमको मिलते हैं। वरुणादि कषाय, वरुणादि कषाय भी बहुत अच्छा मूत्रवाह संस्थान पे काम करता है, अश्मरी मूत्रकृच्छ में, और चंद्र प्रभावटी के अनुपान
में आप वरुणादि कषाय को यूज कर सकते हैं। पुनर्नवास्तक क्वाथ है, शोधर बहुत अच्छा होता है पुनर्नवास्तक क्वाथ और पुनर्नवादि कषाय जिसमें हरित की भी अच्छे क्वांटिटी में होता है, तो उसको हम ऐसे केस में जहां थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और मतलब बहुत ज्यादा रेंज में नहीं, 1.4 1.5 पर पेशेंट को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, वहां हम पुनर्नवारी कषाय का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हलचल ये भस्म जो है कि स्टोन होता है और इसकी जो भस्म है ये भी मूत्रवाहिनी संस्थान पे भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है, ये पथरी के अश्मरी भेदन में भी इसका अच्छा रोल होता है, तो किसी भी तरह के अवरोध को रोकने के लिए अच्छा काम करती है। गोक्षुरादि गुग्गुल, जैसा आपको पता है कि गोक्षुरादि गुग्गुल हम मूत्र संस्थान के जितने भी विकार हैं, वो मूत्राघात है या मूत्रकृच्छ है या फिर अश्मरी है, वहां पर इसका बहुत ही अच्छा रोल है। द्राक्षादि कषाय जो कि ज्वर प्रकरण में आए आप दे सकते हैं, शिलाजीत आप दे सकते हैं, उत्तल रोग में पुनर्नवासव है, चंदनासव है, उशिरासव है, पुनर्नवास्तक क्वाथ है, पुनर्नवादि क्वाथ है, उशिरासव, वरुणादि कषाय। पंच तृणमूल काढ़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ये रहता है, ये लाइक पतंजलि जो है वो क्वाथ इसका एक देती है, बट कुछ ही कंपनीज है जो इसका कषाय बनाती हैं। तो गोक्षुर बीज चूर्ण आप दे सकते हो, एरवारू बीज चूर्ण भी इसमें एक अच्छा काम करता है। हेमेटेनिक मतलब जब आरबीसी का लॉस है और थोड़ा ब्लीड हो रहा है, तो वहां पर हम ये वाले कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और रसायन में तो बहुत सारे ऑप्शन है, चंद्र प्रभावती, मेडिसिन बहुत सारी है, पेशेंट टू पेशेंट जो भी हमारा कंप्लेन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रिकरेंट और रिलैप्स तरह का जो दो मैंने आपको चीजें बताई थी, तो मैंने 2 केस यहाँ पर इंक्लूड किए हैं अपने इस प्रेजेंटेशन में। तो जो फर्स्ट केस है ये रिसेंट अभी भी ऑनगोइंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर ही है, और एक 60-year-old मेल पेशेंट है और हाइपरटेंसिव विद नॉन डायबिटिक और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को था, और बार बार यूरिन इन्फेक्शन इनको था, और रिसेंटली ये लास्ट 3 months में 3 to 4 times हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं ड्यू टू रिकरेंट यूटीआई और पाइलोनेफ्राइटिस, सीवियर पाइलोनेफ्राइटिस से जो ऑब्स्ट्रक्शन था उसको रिलीव करने के लिए उनको डीजे स्टेंटिंग करके और स्टेंट लगाकर और फिर वो बस वहां से रिलीव किया गया। बट आफ्टर स्टेंटिंग जो है पेशेंट का जो कंडीशन है वो लाइक स्टेंट अप्लाई करने के बाद भी पेशेंट जब डिस्चार्ज हुआ तो उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर और क्रिएटिनिन इट वाज लाइक 2.8 एंड समथिंग, तो स्टेंट रिमूवल भी किया, और उसके बाद जो एंटीबायोटिक का हमारा है कल्चर एंड सेंसिटिविटी, तो वो 99% जो रेजिस्टेंट है इनका, मतलब कोई भी एंटीबायोटिक वर्किंग नहीं था। आई थिंक एक अकेला कोलिस्टीन सल्फेट जो है वो ही एक सेंसिटिव है, बाकी सब जो है वो एक भी वर्किंग नहीं है, सब इनसेंसिटिव है। और स्टेफाइलोकोकस आई थिंक इसमें डायग्नोज हुआ था इनके कल्चर में। उसके बाद इनका हमने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो जो पेशेंट था उनको कॉम्बिनेशन ऑफ चंद्र प्रभावती, हजरल यहूद, भस्म वृक्क दोष हरवटी, श्वेत परपटी स्टार्ट किया था। एक माइल्ड विरेचन इनको स्टार्ट किया था क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन था, नीली सिरप इनको दिया, रेनाल का भी इनको दिया, तो सारी चीजें इनको दी है। स्टिल रिपोर्ट्स अभी है रिसेंट में, पस सेल्स तो पूरा पेशेंट का अभी नहीं गया है, 10 से 15 शायद अभी भी है, बट रिसेंट रिपोर्ट में बैक्टीरिया बिल्कुल नेगेटिव है, और जबकि आई थिंक 99% जो एंटीबायोटिक है वो रेजिस्टेंट है, और सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही अभी ये इस यूरिन इन्फेक्शन के लिए ले रहे हैं। सेकेंड केस जो है वो 91-year-old मेल है और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, एक्सट्रीम वीकनेस, सीवियर एब्डोमिनल पेन, हेमेटोयूरिया से जब पेशेंट को एडमिट किया, पस सेल्स वाज इन्यूमरेबल, मतलब इतनी ज्यादा काउंटलेस पस सेल्स थी पेशेंट की, और ना बड़े बड़े थ्रेड लाइक पूरा इतना ज्यादा सीवियर यूरिन में इनको हेमेटोयूरिया था। हॉस्पिटलाइज जो था वो एक इमरजेंसी कंडीशन थी, लाइक SAIU, यहाँ पर सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ पेशेंट को, हाइपोनेट्रीमिया, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया था, तो ये तो प्राइमरी बेसिस पे ICU में इनको ट्रीट किया गया। बट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज
आप रिपोर्ट देखेंगे एक तेजनकर हॉस्पिटल की, तो पेशेंट का जो पस सेल्स है वो उस टाइम भी मोर देन 50 था, और आई थिंक अगर मुझे याद है पहला रिपोर्ट मैंने लगाया होगा तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज भी वो 140-150 के अराउंड था। इसके बाद इनको हमने टिपिकल एक आयुर्वेदिक जो यहाँ हमने बताया है सेम चंद्र प्रभावती और श्वेत परपटी के कॉम्बिनेशन पे लगा। पेशेंट को कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था इन सबसे, तो हमने कुछ लाइक गोक्षुरा, क्योंकि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी था और 91 ईयर ऑफ एज, तो यहाँ पर फिर हमने गोक्षुरादि गुगुल का यूज किया, पुनर्नवारी कषाय का भी यूज किया, हजल यहुद्भस्म वृक्कदोषार्वटी इसका यूज किया, और विरेचन के लिए हमने दशमूल हरितिकी का यहाँ पर प्रयोग किया। इसे करके मैनेज किया, और ये रिपोर्ट्स यहाँ पर अटैच्ड है, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका, आपने बहुत सुंदर तरीके से कॉन्सेप्चुअल बात से उठा के बहुत अच्छा इसका वर्णन किया। और मैं समझती हूँ कि आधुनिक समय में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो रिकरेंस ऑफ यूटीआई को लेकर, है ना, हमारे सामने आते हैं, और जिसको हम आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी से, आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़कर बहुत अच्छा उसमें रोगी को लाभ दे सकते हैं। क्योंकि एक तो पेशेंट की उम्र भी 91 तक थी, मानी ये है कि जीवन है तब तक ही चलता रहता है और किसी भी उम्र में हो सकता है, और नो डाउट हमें ओपीडी में ऐसे सारे ही पेशेंट देखने को मिल जाते हैं। अगर किसी का प्रश्न है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या मैं अभी अनम्यूट करने का वो आपको दे देती हूँ, तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। हैंड रेज करिए तो मैं यहाँ से बारी बारी ले सकती हूँ। जब तक क्वेश्चन आता है तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगी एक कि नो डाउट जो अपना ये जो काय चिकित्सा की ओर से जो एक रहता है व्याधियों को देखने का तरीका, वो तो है ही है, मगर इसके साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि महिलाओं में मिलने वाला यूटीआई में है, इसमें आप सभी अपने पेशेंट्स अगर रजस्वला समय में है अगर वो, तो उसमें रजस्वलाचर्या जरूर बतानी चाहिए। और क्योंकि अभी मैंने शायद एक बार बीच में अपनी व्याख्यानमाला में ही एक केस बताया था, मगर आज फिर से यूटीआई की ही बात है तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हो सकता है कुछ नए चिकित्सक और विद्यार्थी भी जुड़े हो तो उनको भी पता चल जाएगा। जिसमें कि लगभग 8 साल से उसको 6-8 साल से इस तरीके से हो रहा था, महीने में 1.5 महीने में एक बार इस तरीके से यूटीआई हो ही जाता था, रिकरेंस था। और जब रजस्वलाचर्या करवानी शुरू की, रजस्वलाचर्या सब उससे तो जानते ही हैं, मगर अगर हम उसके अनुसार जाने कि भी मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे पर सब्जी, रोटी, दाल जो सामान्य रूप से खाना होता है ये न खाकर, यानी उसे छोड़ के अगर घी बुरा चावल या दूध चावल या चावल की खीर या जौ के दलिए की खीर या जौ की रोटी पे अच्छी तरह घी लगाकर, मीठे दूध से या फीके दूध से, यानी जौ का दलिया, जौ की रोटी घी से, या चावल घी या दूध से, इस तरीके से अगर बिना नमक, चटनी, अचार, पापड़ या सॉस या खट्टे फल ये न लिए जाए तो उसको रजस्वलाचर्या बोलते हैं। और विदाउट गिविंग एनी अदर मेडिसिन उस पेशेंट्स को लगभग 4 महीने हो गए और 4 महीने में एक बार भी यूटीआई नहीं हुआ है, जो कि कई सालों से लगातार चल रहा था। तो आयुर्वेद में रजस्वला समय, रजस्वला का जो टाइम है, पीरियड है, वो एक विशेष वर्जन, यानी ये चीज नहीं करनी, तो इसमें अगर हम खाने वाला वर्जन सिर्फ करें, खाने की पालना करें तो भी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। डॉक्टर किमाया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बेटा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैडम मेरे को डोज पूछने का था, वो हजरत जो भस्म अपने जो यूनानी मेडिसिन है ना, उसका डोज। जी
जो भस्म का हम एक नॉर्मल डोज देते हैं ना 125 to 250 mg, उतना ही डोज हम पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करके उतना डोज हम डालते हैं। लाइक एक दिन में अगर मुझे सुबह शाम 125 mg देना है तो मैं 250 mg पर डे के हिसाब से जितने दिन का मुझे पुड़िया बनवाना है 250 into दैट डे उसको कैलकुलेट कर लूंगी। और मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं? देखिए दे सकते मैक्सिमम हैं। जो सेकंड पेशेंट आपने देखा ना, उस पेशेंट को हमने अल्टरनेट कुछ चीजें हटाई, कुछ चीजें लगाई, क्योंकि आप आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं ना उपशय अनुपशय। तो जब आप पेशेंट को फर्स्ट सेटिंग में पुड़िया बनवाते हैं 10 दिन उसको स्टार्ट करते हैं, बट कई बार पेशेंट को फर्दर कुछ जैसा मैंने बोला कि ओल्ड एज पेशेंट थे, काफी ज्यादा कफ पेशेंट को हो गया, एक्चुअली इट वाज टाइम ऑफ, तो वहां पर हमको उसके अकॉर्डिंग डोज स्टार्ट करना चाहिए। बट मिनिमम अगर क्रोनिक यूटीआई है, आपको वहाँ फ्रिक्वेंट मिल रहे हैं कि 2-3 बार आपको पहले भी हो चुका है, एंटीबायोटिक भी वो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक थेरेपी पे पहले रह चुके हैं, तो मिनिमम 1 महीने तो आपको देना चाहिए। आइडियली जो मेडिसिन है वो आपको चेंज कर करके कम से कम 3 साइकिल्स तक मिनिमम आपको देना पड़ेगा। और मैम श्वेत पर्पटी का डोज भी वैसे ही है क्या 125 मिलीग्राम? नहीं, बट श्वेत पर्पटी का डोज सेम उतना है, बट मैं उसको हमेशा एक लोअर डोज में देना प्रेफर करती हूँ। तो उसको मैं लगभग आधा जो है हफ्ज़ल यहूद भस्म के उस क्वांटिटी में यूज करती हूँ। बट आप दे सकते हैं अगर आपको पेशेंट के सिम्टम्स में आप देखते हैं बर्निंग भी बहुत ज्यादा है और कफज प्रकृति का नहीं है, तो आप श्वेत पर्पटी यूज कर सकते हैं ज्यादा। मैडम मेनोपॉजल फेज में बहुत सारी लेडीज आती है जो हॉट फ्लशेस वगैरह ऐसा रहता है, तो वहाँ पे इनकी कौन से मेडिसिन ज्यादा आपके एक्सपीरियंस से? चंद्र प्रभावती बहुत अच्छा काम करती है फीमेल पेशेंट्स में, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। दूसरा, फीमेल पेशेंट्स का काउंसलिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हाइड्रेशन से रिलेटेड। तो जैसा कि हम एक स्लोगन देखते हैं ना, हाइड्रेशन डाइल्यूशन इज द सॉल्यूशन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में। तो आप उनको जो शीत सुधा एक कंटेंट आता है, तो शीत सुधा आप उसको पानी में डालकर दिन में बहुत बार लेने के लिए बोलिए, उसको 2-3 लीटर्स पानी के लिए प्रमोट कीजिए। तो मुझे लगता है कि आप जो मेनोपॉजल एज की फीमेल्स है, अच्छा विटामिन डी जो हमारा है उसका भी एक बहुत अच्छा रोल होता है यूटीआई में, क्योंकि ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो आप मेनोपॉजल एज की जो फीमेल्स है वहां पर आप उनको कैल्शियम सप्लीमेंट भी जरूर कुछ दीजिए। आपको कुटांडत्वक भस्म भी अपनी पुड़िया में डलवा सकते हैं, और आप अस्थि पोषक या ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं जो एक अच्छा सोर्स हो कैल्शियम का। ओके मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर प्रीति, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं बेटा। मैम नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। मैम मुझे वो पूछना था कि प्रेगनेंसी यूटीआई में हम कौन सा मतलब मेडिसिन दे सकते हैं सेफली? हाँ, देखिए प्रेगनेंसी इंड्यूस यूटीआई की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिस्टाइटिस या फिर मैम ज्यादा बता सकते हैं कि वो वल्वा का जो उस टाइम पे ग्लैंड्स है उनका एनलार्जमेंट ज्यादा होता है, तो उस वजह से जो डिस्चार्ज है इसीलिए वहाँ होता है। तो इंटरनल मेडिकेशन के अलावा वहाँ एक्सटर्नली भी आप जो है वल्वा का पीएच मेंटेन करने के लिए आपको उसको पंचवल्कल या ऐसे कुछ वॉश देना चाहिए। हिमालय का बीजल और ये आता है। बट अब जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका पहले तो आप पस सेल्स देखिए कि पस सेल्स कितना है। अगर पस सेल्स है 8 है 10 है 15 है 20 है, तो वहाँ आप सिर्फ हाइड्रेशन से ही उसको ठीक कर सकते हैं। अभी जो मैंने एक कंटेन का शीत सुधा आप दे सकते हैं। मिश्री मिला हुआ दूध जो है ना वो भी बहुत अच्छा एक काम करता है। धनिया रात को सोख करके हम दे दें वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और आप देखोगे तो बहुत सारे नेचुरल एल्केलाइजर भी है। जो एल्केलाई होता है ना वो एसिडिक पीएच को कम करके यूटीआई को कम करता है। तो आप क्या कर सकते हो, डाइटरी चेंजेस बहुत वहां पर कर सकते हो। आप वहां पर क्यूक्यूम्बर आप दे सकते हो, जो एरवारू बीज की हमने बात की थी। अब आजकल तो मार्केट में बहुत इन ट्रेंड है, क्रैनबेरी जूस है, क्रैनबेरी टैबलेट्स है, तो आप ऐसे उसको डाइटरी और जो पानी या हाइड्रेशन एनर्जी में उससे ठीक कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर मयूर मनानी, आपने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी मैम नमस्कार। हेलो। हाँ जी बोलिए मयूर।
मैम पोस्ट ऑपरेटिव जो यूरिन रिटेंशन होता है उसमें हम क्या दे सकते हैं? कौन सा रिटेंशन, आप फिर से रिपीट कर दें। पोस्ट ऑपरेटिव जो एक्यूट रिटेंशन हो जाता है पेशेंट को। देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव रिटेंशन की अगर बात आप कर रहे हो तो फिर उसमें आपको उसकी इटियोलॉजी, रीजन पे जाना पड़ेगा कि वहां पर रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर न्यूरोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। पेशेंट जो है वो कैथेटराइज होता है तो यूटीआई भी वहां हो सकता है। तो पहले आपको उसका इटियोलॉजी देखना पड़ेगा कि पोस्ट ऑपरेटिव यूरिन रिटेंशन का रीजन क्या है, उसके बाद ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर चंद्रकला जी ने एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन दिया है। पेशेंट एज 45 years, complain of recurrent UTI with burning micturition, ultrasound report showed retention of the urine, how can we handle? ओके, देखिए, आपका जो ये क्वेश्चन है, तो रिटेंशन ऑफ यूरिन का वहाँ क्या रीजन है? वहां पर अगर मेल पेशेंट है, आपका पेशेंट मेल पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है? फीमेल पेशेंट। ओके मैम, तो रिटेंशन ऑफ यूरिन है, मतलब वहाँ कुछ एनाटॉमिकली अगर स्ट्रक्चर है, क्यों यूरिन रिटेन हो रहा है, क्योंकि मेल में बहुत कॉमनली वो प्रोस्टेट की वजह से हमको देखने मिलता है, पर अगर फीमेल है तो 45 ईयर एज है, वहां पर ब्लैडर का जो होता है ना, लैक्सिडिटी इतना कम नहीं होना चाहिए कि यूरिन का रिटेंशन हो जाए। तो वहां पर वेल्वो और यूट्राइन रीजंस कुछ हो सकते हैं जिसकी वजह से हो रहा हो। तो आपको ना वहां पर जो भी हमारे अश्मरी प्रकरण में हम पढ़ते हैं ना, गोक्षुरादि गुग्गुल हमको वहां पर यूज करना चाहिए। यूरिन प्रमोटिव जो हम पढ़ते हैं, गोक्षुरादि गुग्गुल है। आप एक लिमिटेड अमाउंट में पाषाण वेट भी वहां पर यूज कर सकते हैं, और वरुणादि कषाय भी आपको यूज करना चाहिए। और एक स्टेनोविट करके फाइटोफार्मा का जो एक मेडिसिन है वो भी अच्छा काम करता है, आप इस तरह के ड्रग यूज कर सकते हैं वहाँ। जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ जी, आई फील अश्मरी प्रकरण के जितने भी उन्होंने ड्रग बताए हैं ना, जो भेदन भी करते हैं, तो वहां पर हमको क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन को डील करना है, तो अगर गुग्गुल तिक्त कषाय को आप कुछ टाइम पर देकर देख सकते हैं कि वो भी अच्छा काम करता है। इस तरह के कोलिसिस्टाइटिस में अच्छा काम करता है, यहाँ भी अच्छा काम करता है। और आप एक दशमूल हरित की रात को अवलेह उसको दे सकते हैं, तो उसका जो स्टूल है वो भी क्लियर होगा, और आपको भी थोड़ा आइडिया होगा कि क्या रीजन हो सकता है। और पेल्विक मसल्स एक्सरसाइज उसके पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी वीकनेस ऑफ दैट मसल्स, वो ब्लैडर जो है उनका पूरा खाली नहीं हो पा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और डॉक्टर लक्ष्मी जी बतार ने कहा है वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, और मेरी ओर से तो है ही बहुत बढ़िया। डॉक्टर प्रीति गर्ग ने भी कहा है नाइस सेशन। एंड मुझे लगता है कि जो वर्तमान समय में हमारे सामने जो अलग से ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर पेशेंट आते हैं, उनमें से एक बड़ा कॉमन है जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत अच्छा क्लिनिकल, अगर हमारी साउंडनेस रहती है तो खान पान से लेके वहां तक आपने, डॉक्टर किमाया ने भी बताया। थैंक यू फॉर द नाइस सेशन मैम। तो बहुत सारे शुभकामना है। डॉक्टर चंद्रकला जी भी कह रहे वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड आपका धन्यवाद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है कि भाई हम आयुर्वेद के माध्यम से बहुत सारे रोगियों की अच्छी सेवा कर सके, और उस सेवा के माध्यम से हम कहीं ना कहीं पेशेंट के ऊपर ये इम्पैक्ट, एक विचार, एक दृढ़ इमेज डाल सके कि नहीं, आयुर्वेद से बहुत सारी जो रिकरेंस है या न्यू है, दोनों जगह पे इस तरीके से हम बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। कोई और क्या भी हैंड रेस है? मैम मुझे कुछ पूछना था। अच्छा, फिर से है बेटा, मैंने इसलिए आपका नाम नहीं लिया, मैंने सोचा क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, पूछिए बेटा। प्रियंका मैम, मुझे ये जो शीश सुधा बताया था आपने, इसका कुछ बता सकते हैं ये क्या है? मतलब इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं? मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना इसलिए। देखिए, ये दूध पापेश्वर का है। जैसे हम गुरु जी की ठंडाई नहीं होती है या रुआवजा जैसा जो एलिमेंट होता है, वैसे ये खस्ता और एक शरबत होता है। और फिर वही चीज है कि अगर कफ प्रवृत्ति होती है किसी की और उसको हम 2-3 बार देते हैं तो उसको कई बार इससे खांसी होता है। बट गर्मी के सीजन में जिनको बहुत ज्यादा यूटीआई का हिस्ट्री है, पानी में डालकर वो अपने वर्क प्लेस पे ले जाए और हम इसका यूज कर सकते हैं।
ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। इसमें मैम एक चीज हमने जो मिस किया कि हाइड्रेशन जो हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट को इतना हाइड्रेट करो, हाइड्रेशन इज सॉल्यूशन, बट जो सेकंड केस है 91 ईयर ओल्ड मेल का, एक्चुअली ही इज माय ग्रैंडफादर, और वो इट वाज टाइम ऑफ कोविड सेकंड वेव, जब हॉस्पिटलाइजेशन और कुछ पॉसिबल नहीं था, क्रिएटिनिन 1.7 पहुंच गया था और रिपोर्ट्स में है सोडियम भी काफी लो हो गया था। तो ऐसे केस में हम पानी भी पेशेंट को बहुत नहीं पिला पाते हैं मैम, क्योंकि वहां पर पेडल एडिमा इतना ज्यादा आता है, सीसीएफ का पेशेंट्स होता है, आप जितना ज्यादा अगर जैसे ही आप पानी 1.5-2 लीटर से ऊपर करते हैं तो वो पैर पूरे स्वेलिंग हो जाती है पेशेंट को। ऐसे केस में जब सोडियम भी लो है तो आपको जो डाइट है वो आपका डाइट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वी आर सो लकी, हमको आयुर्वेदिक डाइट से ही उस पेशेंट को मैनेज करना चाहिए। तो उन पेशेंट्स के लिए मैम हमने जो भी दलिया सॉर्ट ऑफ हमारे आयुर्वेद में आया है, या जो मंड आया है कि सिर्फ चावल उबाला और उसका जो पानी है नमक वाला, हमने पानी को रिप्लेस किया मैम डाइट से, और उसमें सूप हमने वेजिटेबल्स का पेशेंट को एक डाइट में दिया। तो पानी और डाइट उसको मिक्स करके और आपको पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से मैम डील करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, पुरुषम पुरुषम वीक्ष वाला भाव, अगर हम जो हमारे पास एक सक्सेसफुल केस को ठीक करने का जो ज्ञान है उसके साथ साथ अगर रख लेते हैं, है ना, कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम उसका डिफरेंशिएट कर पाए, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चिकित्सा से हम पुरुषम पुरुषम वीक्ष को अप्लाई करके बहुत ज्यादा पेशेंट्स को अच्छा कर पाएंगे। डॉक्टर सत्या नाइक, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और बाद में क्वेश्चन पूरा होने के बाद आप म्यूट रखें। नमस्ते मैम, आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं क्वेश्चन है कि 50 complaining of difficult and ultrasound second degree प्रोस्टोमेगाली, उसका ट्रीटमेंट क्या होना है मैम? सर प्लीज आप रिपीट करेंगे, प्रोस्टेलोमेगाली के अलावा मुझे कुछ भी ऑडिबल नहीं। एक्चुअली आपकी आवाज काफी कट रही है सत्या जी, आप अगर चैट बॉक्स में थोड़ा लिख देंगे तो जी मैम, जी डॉक्टर प्रियंका के लिए भी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जी मैम, लिख देता हाँ जी, हाँ हूँ। जी, धन्यवाद जी। डॉक्टर तगु, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं और बाद में म्यूट रखें। हेलो, नमस्ते मैम। हेलो, हाँ जी बताइए। जी नमस्ते मैम। मैम, बच्चों में ये यूटीआई कॉमन रहता है, मेनली फीमेल चाइल्ड में। अगर यूरिन रिपोर्ट में मैम एल्बुमिन हर बार प्रेजेंट बता रहे हैं, तो मैम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? क्योंकि एल्बुमिन तो बच्चों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मतलब प्रोटीन तो जरूरी है, जो कि यूरिन से बाहर निकल रहा है बार बार। देखो, ये जो आप टिपिकल केस बोल रहे हो कि बच्चों में बहुत कॉमन होता है, बट बच्चों में एल्बुमिन कॉमनली पॉजिटिव नहीं होता। और वो जो होता है ना, हमने पढ़ा था लोअर साइडेड यूटीआई, यूरेथ्राइटिस है, सिस्टाइटिस है, वैसा मिलता है। अब देखना, यूजुअली पस सेल्स भी बहुत ज्यादा हाई नहीं आते जब हम बच्चों के केस देखते हैं, और उसको हम शॉर्ट एंटीबायोटिक की, देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट यूटीआई बच्चे हमारे पास बहुत कम आते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है यूटीआई से। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो वहीं पर होता है एलोपैथी में। फर्दर हमारे पास मैनेजमेंट के लिए आते हैं। बट एल्बुमिन जो आप बता रहे हो ना, तो यहाँ पर डायग्नोसिस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड सारे टेस्ट वहाँ कराने होते हैं। उसका 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन करके प्रोटीन का क्वांटिटी कितना है वो हमको देखना पड़ता है। एल्बुमिन जिस भी पेशेंट को आता है ना, तो वहाँ पर एक प्रोटीन डाइट हम देंगे तो जरूरी नहीं है। हमारे आयुर्वेद में अलग अलग चीजों के लिए चीजें नहीं होती है। हम तो मूत्रवाह रोग में जितनी भी पेशेंट की कंप्लेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा व्यवस्था पत्र बनाते हैं। पर बच्चे को भी अगर आप दे रहे हो तो कुछ स्पेसिफिक नेफ्रो प्रोटीन्स आते हैं, आई थिंक मार्केट में अवेलेबल है। वो आयुर्वेदिक साइड नहीं है ट्रीटमेंट का,
बट ओल्ड एज पेशेंट्स और बच्चों में नेफ्रोसेफ प्रोटीन्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वो उसको पानी में दे सकते हो, जैसा हमारा मिल्क पाउडर आता है ना वैसा वो कंटेंट होता है। और हम जितने भी हमारे किडनी के डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं उनको भी एज अ डाइट वही देते हैं, तो आप वो चीज वहाँ यूज कर सकते हो, तो एटलीस्ट जो एल्बुमिन लॉस हो रहा है उसको वो कंपनसेट करता है। मैम ट्रीटमेंट में जैसे ये श्वेत पर्पटी, यवक्षार ये दे सकते हैं बच्चों बच्चों को में? तो देखिए, मैंने तो बच्चों को कभी श्वेत पर्पटी यूज नहीं किया है। आप ये कर सकते हैं कि एक माइल्ड अविपतिकर जैसा वहां पर विरेचन दें अगर बर्निंग बहुत ज्यादा है, पर सिम्टम के हिसाब से आप चंद्र प्रभावटी वहां दे सकते हैं। और डाइल्यूट, हाँ, नीरी केवटे सिरप या नीरी सिरप का बच्चों में यूज मतलब किया है मैंने, और उसके रिजल्ट आते हैं, बट बहुत ज्यादा बच्चों को कभी श्वेत पर्पटी या किसी चीज का मैंने यूज नहीं किया है। हाँ मैम, मैंने भी हिमालय का रीनल का सिरप दिया है, उसका रिजल्ट है, लेकिन पर हाँ, पीएच को मेंटेन करेगा। वही मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों में सुपरफिशियल इन्फेक्शन, यूरेथ्राइटिस या सिस्टाइटिस मिलता है। अगर एल्बुमिन भी पॉजिटिव आ रहा है तो दैट गोज फॉर पाइलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम टाइप ऑफ थिंग, तो वो यूजुअली ऐसे नहीं आता है। तो मैम इसके लिए कुछ डाइट एडवाइस कर सकते हैं जैसे? हाँ जी, मैंने बताया ना आपको कि वो आयुर्वेदिक कंटेंट नहीं है, बट जो हमारे नेफ्रोसेफ प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं जो हम डायलिसिस के पेशेंट को एज अ फुल डाइट देते हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम देते हैं ना, तो एल्बुमिन लॉस जो है वो उनका वो कवर हो जाता है। ओके ओके, थैंक यू मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सत्या नाइक का क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में से पढ़ लेंगे डॉक्टर साहब उधर से? सिस्टाइटिस सपना शुक्ला का है मैम। ये सिस्टाइटिस का देखिए ट्रीटमेंट, सिस्टाइटिस जो है अगर आप लिटरेचर्स देखेंगे तो सिस्टाइटिस के लिए हाइड्रेशन मेंटेन करना, और जो हमारे बेसिक जो ट्रीटमेंट है, नीरी सिरप बहुत अच्छा काम करता है। आप दिन में 3 बार पेशेंट को नीरी सिरप दे दीजिए, रेनाल का आप दे दीजिए, चंद्र प्रभावटी दे दीजिए, हाइड्रेशन बनाइए, सिस्टाइटिस जो है वो वैसे ही ठीक हो जाता है। और सिस्टाइटिस अगर हम आप एंटीबायोटिक के भी इंडिकेशंस पढ़ेंगे तो उसमें है कि वो 4-5 डेज में खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, तो आप उसको हाइड्रेशन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर फौजिया उजैर जी ने पूछा है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो प्रोस्टेटोमेगेली वाला जो कंसेप्ट है ना, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रोन होती हैं यूटीआई के लिए, बट जो मेल क्रोनिक यूटीआई है मैम वो बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेशन वाली चीज हो जाती है प्रोस्टेट जो मेगाली है उसकी वजह से, क्योंकि वहां पर यूरिन जो है वो पूरी तरह पास नहीं हो पाता, ब्लड में बना रहता है। जितना उसका स्टेगनेंसी रहेगा, जितना वो ब्लैडर में रहेगा, उतना ज्यादा बैक्टीरिया को टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए, क्योंकि ब्लैडर पेशेंट का पूरी तरह खाली नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर हमको जो हमने पहले भी बात की, अश्मनी प्रकरण के जो द्रव्य हमने बात की थी ना, प्राषाण भेद है और वृद्धिवादिका वटी है, गोक्षुरादि गुग्गुल है, और मेडिसिन में भी हमें दराएं तो पंचतृणमूल काढ़ा है, इवन पुनर्नवा का भी यहाँ अच्छा रोल है। तो हम अश्मनी प्रकरण में आने वाले ड्रग्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ताम्रभस्म आप यूज कर सकते हैं, उसका भी अच्छा रोल है यहाँ पर। जी, डॉक्टर फौजिया जी ने सेशन को बहुत अच्छा बताया है। डॉक्टर अंजू, डॉक्टर अंजू गोयल ने भी वंडरफुल सेशन करके आपकी सराहना की हुई है। डॉक्टर गीता बेनीवाल जी ने भी बहुत अच्छा बताया है। और एक क्वेश्चन डॉक्टर फौजिया का ऐसा था कि 20 years मेल, dribble of urine, burning sometimes, please kindly guide for the treatment. आपकी अनम्यूट करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। प्रियंका जी, म्यूट हो गए आप। ठीक, हाँ जी, तो डॉक्टर फौजिया उजैर सर, ऐसा है कि 20 year मेल पेशेंट है, तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है, बर्निंग समटाइम्स है, तो मतलब कैसे यूटीआई आप उसको कंसीडर कर रहे हैं? पेशेंट का पस सेल्स बढ़ा हुआ है, रिपोर्ट्स कुछ है आपके पास?
अगर सिर्फ बर्निंग आप देख रहे हैं ना, तो आप इन पेशेंट को 1 महीने के लिए एम्प्टी स्टमक चंद्रप्रभावती दें करुणारी कषाय के अनुपान से। इवनिंग में आप उसको रिपीट करें। रात को सोते वक्त आप अविपत्तिकर चूर्ण इनको दें, और साथ में आप इनको जो भी हमारा एक बेसिक रेनाल का, नीरी या इस तरह का कोई अल्कलाइजर है, आप उसका यूज करें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रीति जी तोमर, वंडरफुल सेशन करके आप सराहना किए। डॉक्टर सपना शुक्ला और डॉक्टर तगु, सभी ने बहुत अच्छा बताया है। और डॉक्टर फौजिया जी एक और बोल रही है, नॉर्मल है मेन प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, वो आपके आंसर क्वेश्चन का ही आंसर किया हुआ है। डॉक्टर नेहा शर्मा पूछना चाह रही है, यूटीआई इन प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब आप म्यूट हो जाते हैं, है ना, थोड़ा अनम्यूट करना पड़ेगा। जी जी धन्यवाद। अब यूटीआई इन प्रेगनेंसी की हमने बात की थी कि उस टाइम पर वैस्कुलरिटी बहुत ज्यादा होता है वल्वो वेजाइनल रीजन में, इसलिए वहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ यूटीआई ज्यादा होती है। तो अगर पस सेल्स बहुत ज्यादा नहीं है, वो 10, 15, 20 है, तो आप वहां पर सिंपल हाइड्रेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करें। और अगर ऐसा है तो बहुत ज्यादा हाइड्रेशन है, और मुझे नहीं लगता कि वहां आपको पहले जैसे शीत सुधा, जैसा मैंने आपको कुछ ड्रग का है, आप शीत सुधा वहां पेशेंट को दो। आप उसको वो एक धनिया का पानी जैसा दे सकते हैं, एक माइल्ड वेरिएशन आप दे सकते हो इससे को आप यूज करके। और जहां तक मुझे लगता है नीरी जो है वो भी हम यूज करते हैं प्रेगनेंसी में, वो भी सेफ है। तो अब जो ये अपने बेसिक कंटेंट्स हैं जो मूत्रवा रोग में बताए हैं, उसको आप वहां यूज कर सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर गीता जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम सेशन के लिए। एंड मैम एक जो पेशेंट है उसको रिकरेंट यूटीआई की हिस्ट्री है, और रिकरेंट यूटीआई के साथ पेशेंट का एज के अकॉर्डिंगली थोड़ा लीकेज ऑफ यूरिन है, तो क्या उस पेशेंट को हम रिकरेंट यूटीआई में हम लोग उत्तरवस्ती कर सकते हैं साथ में? हाँ जी, उत्तरवस्ती आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब उसको थोड़ा पस सेल्स भी है तभी भी क्या हम कर सकते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैम कि पस सेल्स कितना पस सेल्स है हमको? बहुत ज्यादा नहीं है मैम, इट्स 4 to 6। नहीं तो आप कर सकते हैं मैम, बिल्कुल आप उत्तरवस्ती वहाँ यूज कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम काय चिकित्सा, तो मैं बहुत ज्यादा बस्ती और ये थेरेपी को नहीं करती हूँ, बट बहुत एक्सेसिव वीकनेस जब होता है तब उसको हम सर्वांग स्वेदन अभ्यंग कराकर और रसायन स्टार्ट करते हैं। बट उत्तरवस्ती में बहुत ज्यादा मैम फ्रिक्वेंट इसके लिए यूज नहीं करती। ओके 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 मैम, क्योंकि बाकी पेशेंट्स में तो हम करते हैं तो रिजल्ट है, बट जब यूटीआई होता है तब फिर थोड़ा अवॉइड करते हैं कि पेशेंट को कोई ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ ना जाए। क्रोनिक यूटीआई है तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो इनिशियल फेज ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस होता है ना, वहां भी आप शुरू में 1 बार 2 बार 3 बार यूरिन टेस्ट कराते हैं पस सेल्स के लिए, तो वो बिल्कुल नॉर्मल आता है। बट अचानक से एक ब्लास्ट होता है हाई ग्रेड फीवर का, तो अगर पस सेल 4 से 6 है पर पेशेंट को रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो पहली पॉसिबिलिटी फीमेल पेशेंट में यूरेथ्राइटिस की हो सकती है, वहां उत्तरवस्ती का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट मेल पेशेंट है तो आपको अगर यूरिन पूरी तरह पास नहीं हो रहा है वो देख लेना चाहिए, और पाइलोनेफ्राइटिस नहीं हो, बैकिक नहीं हो, रीनल एंगल में दर्द नहीं हो, ये सब देख लेना चाहिए। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर दिव्या शर्मा आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे सीनियर्स कुछ बात कर रहे थे कि एक फीमेल ने चंद्रप्रभावती का सेवन किया था कुछ समय तक और उसको एंटी एजिंग इफेक्ट्स दिखे थे, तो मैम ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या हुआ था, फिर से रिपीट कर दें। मैम मेरे सीनियर्स कुछ बात कर रहे थे, मेरे को उस बात का कोई पक्का भरोसा नहीं है, लेकिन वो ऐसे बात कर रहे थे कि ना एक तो फीमेल थी, कोई फॉरेन की फीमेल थी, उसने चंद्रप्रभावती का सेवन किया था, उसको कोई यूटीआई नहीं थी और मतलब कोई यूरिनरी ट्रैक्ट कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, बट उसने लंबे समय तक इसका चंद्रप्रभावती का सेवन किया था, तो उसको
एंटी एजिंग का एक फायदा मिला था उससे। हाँ जी, देखिए चंद्र प्रभावती को अगर आप पढ़ेंगे ना तो मूत्रल और मूत्रगत रोग विकार प्रमेय में भी हम उसको देते हैं, क्योंकि रसायन की तरह हम उसको यूज करते हैं, इसलिए डेफिनेटली आप स्पेसिफिकली अगर पित्त प्रकृति के लोग हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलेंगे एज ए रसायन और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, आप उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। चिला जतु है उसमें। जी मैम, चिला जतु है। जी। एक डॉक्टर फोजिया, इन्होंने शायद कुछ लिखा है मैम कि ड्रिपिंग ऑफ यूरिन है, तो ड्रिपिंग ऑफ यूरिन के लिए तो फिर बहुत इनकॉन्टिनेंस क्यों है, इसको सर्च करना सबसे ज्यादा हमारा प्राइम वो होता है कि इनकॉन्टिनेंस जो होता है ना, ड्रिबलिंग जैसी चीज अगर होती है तो वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है मैम, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, और कई बार ना न्यूरोलॉजिकल रीजंस बहुत ज्यादा हमको इन्वॉल्विंग ड्रिबलिंग में देखने को मिलते हैं, तो आपको वहां पर पहले उसका कॉज निकाल कर लाना पड़ेगा, फिर ही आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि साइकोलॉजिकल कॉज है ना, विषादो रोग वर्धना नाम, नॉट ओनली फॉर यूटीआई, मगर सारे ही कोई भी रोग में अगर हम इस फैक्टर को भी साथ में लेके चले, और इसीलिए सत्वावजय कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चिकित्सा का एक आधारभूत स्तंभ है, तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर प्रकृति शर्मा, साइकोलॉजिकल ड्रिबलिंग एट द नाइट में क्या करना है? मैम देखिए, अगर साइकोलॉजिकल ड्रिबलिंग है ना, तो आपने जैसा अभी बोला सत्वावजय, काउंसलिंग एंड काउंसलिंग ही सबसे ज्यादा मस्ट होता है उसमें, और जो साइकोलॉजिकल ड्रिबलिंग है उसमें आप चंद्र प्रभावती भी यूज कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक चरक और कुछ कंपनीज का मेडिसिन भी इसके लिए आता है, बट मुझे ऐसा लगता है काउंसलिंग, और अगर आप अच्छी पेशेंट की करते हैं तो वहां पर अगर हम प्लेसिबो ट्रीटमेंट भी करते हैं ना, कि उसको एक मल्टीविटामिन हमने रात को दे दिया और उसका अच्छा काउंसलिंग किया है, तो वो भी काम कर जाता है वहाँ। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर सपना शुक्ला जी ने पूछा है, शीत सुधा इज सेफ इन प्रेगनेंसी? हाँ जी मैम, शीत सुधा बिल्कुल सेफ है। मैंने अभी जैसे कहा एज ए एनर्जी ड्रिंक आप उसको यूज कर सकते हो, वो बिल्कुल सेफ है। लाइक पुराने टाइम में हम जैसे नहीं खस यूज करते थे मटकी में डालकर ठंडक के लिए, तो वही शीत सुधा का कंसेप्ट होता है। बट अगर सर्दी का टाइम है, जो पेशेंट है उसकी भी कफज प्रकृति है, तो आप उसको ध्यान में रखकर। मैम एक सवाल पूछ सकते हैं? हेलो। हाँ जी, किमाया बोलिए। मैम एक 38 इयर्स की फीमेल थी, तो उनको इनकी ड्रिपलिंग कांस्टेंट यूरिन का रहता था, तो लाइक उसमें हिस्ट्री में उनको इनकी वो साइकिलिंग करती थी लाइक 1 आवर तो शायद मेरे को लगा कि वो मूत्र की अपना बस्ती शैथिल्य ऐसा सोच के मैंने उसमें अश्वगंधा चूर्ण यूज किया था। तो उसके साथ में हम और क्या दे सकते हैं? देखिए, आप एज क्या बता रहे हो आप पेशेंट की? 38। अच्छा, और बच्चे कितने हैं उनके? नो, शी इज अनमैरिड। ओके, शी इज अनमैरिड। तो देखिए, अभी की रिसेंट डेट में जो हम देखते हैं ना, पेल्विक मसल फ्लोर इतना ज्यादा वीक होता है, तो वो भी ड्रिबलिंग का एक रीजन होता है। वहां पर आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को प्रमोट करते हो, और अश्वगंधा जो है वो बहुत ही अच्छा हमारे नाड़ी संस्थान पे भी काम करता है, बल्ले भी होता है, तो आप उसके साथ पेशेंट को चंद्र प्रभावती दीजिए, डेफिनेटली काम करेगा। और भी हमारे जो है लाइक आप मुक्ता शक्ति भी वहाँ यूज कर सकते हो, और आपको कुटांड तो भस्म भी दे सकते हो एक विटामिन डी के कंटेंट में, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका रीजन क्या है, पहले हमको वो फाइंड आउट करना चाहिए, बाद में मेडिसिन उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि उसने अगर हम हेतु के अगर प्रमेय की तरफ जाता हुआ देखा तो मुझे वैसा नहीं लगा कि समझो कि लेकिन जो है ये अति व्यायाम ये हेतु लगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बार बार जा रहे हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और इफ वी आर गोइंग फॉर ड्रिबलिंग तो वो बहुत अलग होता है। कांस्टेंट यूरिन पास होता रहता है, तो दैट इज लाइक ये शैथिल्य ही है ना, माउस शैथिल्य ही है ना। तो उस पेशेंट को मुझे लगता है आपको जो भी हमारे योगा होते हैं उसके लिए प्रमोट करना चाहिए। और मैम यहाँ पे हम लोकली भी लोअर एब्डोमेन को कोई ऑयल मसाज वगैरह भी दे सकते हैं, तो आप कौन सा है कि ऑयल स्पेसिफिकली ये करेंगे कि समझो? ठीक है, हम आयुर्वेद में जैसा भी शैथिल्य है
और हम सबसे पहले वहाँ वात दोष को ही एक लेकर चिकित्सा करते हैं। तो आप वात हर कोई भी ऑयल वहाँ यूज कर सकते हैं, आप कोटम चकारी यूज कर सकते हैं, आप धनवंतर आदि कर सकते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आई थिंक स्नेहन मतलब अभ्यंग आप कर सकते हो, बट ड्रिबलिंग का जो रीजन क्या है, फिर वहां पर जो पेल्विक फ्लोर है उसका लेग्जिटी तो नहीं है, ये सब चीजें हमको देखना चाहिए। ओके मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर हेमतोष पुरोहित जी पूछ रही है बेड वेटिंग इन द चिल्ड्रन अबव 5 years ऑफ एज, उसमें कॉज एंड ट्रीटमेंट। बेड वेटिंग के लिए तो मैम अभी मैंने तो जितना भी है चंद्र प्रभावती का ही सबसे ज्यादा प्राइमरीली यूज किया है उसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मदर है उनका काउंसलिंग विद मेडिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि आपको पेशेंट को काउंसलिंग ही उसमें करना होता है कि एट द टाइम ऑफ बेड जब वो सोने जा रहे हैं तब आप कराते हो, और जो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं उनका जो कनेक्शन है, तो उसके लिए हम पेशेंट की बच्चे की काउंसलिंग और मदर और बच्चे का जो मतलब मुझे तो बहुत सारा अच्छे रिजल्ट मैम स्पेसिफिकली इसमें नहीं मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काउंसलिंग वाला पार्ट है और एक जो मदर का डेडिकेशन है, उसी से इसमें कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि काउंसलिंग तो उसमें बहुत अच्छा रहेगी, और खासकर जो मैं वैसे तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मगर मैंने कुछ समय जनरल प्रैक्टिस भी की है यहाँ जयपुर में धन्वंतरी औषधालय में। तो वहाँ मेरे गुरुजी के साथ जो गुरुजी बताते थे उसके अनुसार मैं कह रही हूँ कि गुरुजी कहते थे कि एक तो बच्चे को दूसरों के सामने नहीं कहना कुछ, अरे यार ये है ना बेड वेटिंग कर देता है ऐसा कुछ। और दूसरा कि आफ्टर 4 PM लिक्विड डाइट न दी जाए, जैसे बहुत छाछ पीना या जैसे कोई शरबत वगैरह पीना या नींबू पानी पी लिया या ज्यादा मात्रा में दूध पी लिया, ऐसा भी गुरुजी मना करते थे। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आफ्टर 4 PM न दिया जाए। और दूसरा कि जो ब्लैडर टोन को बढ़ाने के लिए गुरुजी खासकर अगर ठंड की सीजन है तो पिंड खजूर और काले तिल के छोटे छोटे लड्डू है ना, छोटे नींबू जितने ही, तो ठंडी की ऋतु होती है तो वो कहीं ना कहीं मसल टोन बढ़ाते हैं, वो एक ध्यान रखना है। और एक गुरुजी बहुत अच्छी चीज बताते थे कि जैसे बच्चे तो सो जाते हैं 8 बजे 9 बजे है ना, 9:30 बजे और 10 बजे तक, और महिला कई बार मम्मी पापा जागते हैं ऐसे या कुछ काम रहता है 11-12 बज जाते हैं, तो 12 बजे एक बार उनको आदत डालनी है कि उठाना है और वॉशरूम ले जाना है, ऐसे तो मिक्चुरेशन कर ले वो। और इवन गुरुजी ऐसा भी बताते थे कि रात को 2-3 बजे एक अलार्म रख के सो और बच्चे को एक बार उठा दो, तो पता है ब्लैडर को आदत पड़ जाएगी कहीं ना कहीं एक रिदमिक एम्प्टी करने की, और वो वहां नहीं करेगा। ऐसा गुरुजी बहुत सारे पेशेंट्स में करवाते थे। और नो डाउट मम्मी पापा में से किसी एक को बड़ा कष्ट तो रहता ही है कि 2-2:30 बजे उठना करना, मगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स गुरुजी के पास थे उसमें। और कहीं ना कहीं ठंड की ऋतु थी तो आंवला वगैरह खिलाना या ये च्यवनप्राश खिलाना, ऐसा भी गुरुजी मसल टोन बढ़ाने के लिए ऐसा करते थे, है ना। तो इस हिसाब से हम उसमें ले सकते हैं इन सारी बातों को, और मुझे लगता है अच्छा रहना चाहिए। और वर्म्स का एक बार जरूर देख लेना चाहिए, ऐसा भी गुरुजी कहते थे। छोटा बच्चा रहता है तो कई बार गुद कंडू है ना, एनाल ईचिंग वगैरह भी मिलती है और डीवर्मिंग हो जाती है, तो भी इसमें बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर हासिम रेजा ने पूछ रखा है 45 years मेल पेशेंट, सिस्टाइटिस है, लेफ्ट रीनल कॉर्टिकल सिस्ट, प्रोस्टोमेगाली ग्रेड 1, बर्निंग मिक्चुरेशन, फोर्सफुली मिक्चुरेट करना पड़ता है पेशेंट को, हिपेटोमेगाली ग्रेड 1 भी है। देखिए सर, पहले तो जहाँ लेफ्ट रीनल कॉर्टिकल सिस्ट आ जाता है तो उसके लिए हमको देखना पड़ता है। दूसरा सिस्टाइटिस और प्रोस्टेटोमेगाली ग्रेड 1 अगर है तो ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो हमने बात की थी ना गुक्षरादि गुग्गुल इसमें हम देते हैं। तो आप उसमें ना पेशेंट को 60 टैबलेट्स ऑफ गुक्षरादि गुग्गुल है, साथ में 60 चंद्र प्रभावती है और साथ में पाषाण भेद आदि चूर्ण सब मिलवाकर और पुड़िया बना के इसको दे सकते हैं। हजल यहूद भस्म श्वेत पर्पटी भी हमने इसमें डलवानी चाहिए। और जैसा हमने देखा था आप इसको पंच तृणमूल काढ़ा जो है उसके साथ दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रोस्टेटोमेगाली है तो पुनर्नवादी कषाय भी एक अच्छा शोध हर है,
तो अच्छा काम करता है। तो अब जो रेजिम हम अभी तक पढ़ते आए ना यूटीआई में, वो पूरा यहाँ पर दे दें। और बर्निंग मैक्चुरेशन तो डेफिनेटली सिस्टाइटिस और ये इससे ठीक हो जाएगा। हेपेटोमेगली ग्रेड 1 अगर यहाँ पर बता रहे हो आप, तो उसके लिए भी हमको ऐसा चंद्र प्रभावती तो हम दे ही रहे हैं, तो तिक्त कुछ ड्रग भी हमको, लीवर प्रोटेक्टिव ड्रग भी यहाँ पर ऐड करना होंगे। तो आप यहाँ पर लीवर टॉनिक में आप भूनिम्बारी काढ़ा या कुछ भी लीवर टॉनिक, एज अ लीवर टॉनिक लीवोमेन सिरप है। पेशेंट हेपेटोमेगली में है तो सबसे पहले आपने साम निराम वहाँ देख लेना चाहिए पेशेंट का डाइट कैसा है। अगर हेपेटोमेगली ग्रेड 1 है तो उसको मंदाग्नि तो नहीं है, मंदाग्नि है तो उसके अकॉर्डिंग आप पंचकोल चूर्ण दे सकते हैं। बट अगर बर्निंग मिक्सचरेशन बहुत है तो पंचकोल से कई बार थोड़ा सा मिक्सचरेशन बर्निंग ज्यादा हो जाता है, तो कुछ अमाउंट में आप वहां पर अविपत्तिकर चूर्ण का यूज करें। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे केस में ना हमको वेरिएशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हेपेटोमेगली भी है तो आपको त्रिव्रत अवलेह जैसा एक कॉम्बिनेशन जो है रात को दे देना चाहिए पेशेंट को। और आप चाहें तो साथ में उसमें अविपत्तिकर चूर्ण भी डलवा दें। तो हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी हो गया वो वेरिएशन को हम यहाँ फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बताई डॉक्टर साहब। इतनी अच्छी क्लिनिकल बात है ये कि साम निराम अवस्था को देखना, ये तो मीन्स बहुत ही बढ़िया। मैं तो श्वेत प्रदर के पेशेंट में भी साम निराम देख लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है अपना आयुर्वेद का। और कहीं ना कहीं हिपेटोमेगाली किसी भी रोग के साथ है तो मुझे लगता है कि वहां एक बार पेशेंट की काउंसलिंग कर दी जाए कि समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमारी दवाइयां ऐसा तो होती नहीं कि मेन रोग को ठीक करें और हिपेटोमेगाली है ना साइमल्टेनियसली ऐसे ही पड़ा रहे फिर, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेदिक औषध एक मदर की तरह है ना, ऐसे सारी अवस्थाओं को संकलित करते हुए देखते हुए फिर अपनी असर दिखाती है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी काउंसलिंग के बाद कि भाई हमारे दुश्मनों की संख्या ज्यादा है ना, जो हिपेटोमेगाली भी है साथ में किसी भी रोग के साथ। तो जैसे पीसीओडी में भी हिपेटोमेगाली मिल गया, फैटी लिवर मिल गया, है ना, तो कहीं ना कहीं लड़ाई के क्या कहेंगे मोर्चे बढ़ जाते हैं, है ना। तो बहुत ही सुंदर बात बताई। और मैं चाहती हूँ कि इतनी अच्छी क्लिनिकल डिस्कशन में जितने भी अभी तक 44 है पार्टिसिपेंट्स, तो सभी को ये नोट करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी चिकित्सा को बहुत अच्छी तरीके से पूर्णता की तरफ ले जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मैं समझती हूँ कि हमने करीब करीब सारे ही क्वेश्चन सभी के ले लिए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए डॉक्टर गीता बेनीवाल, डॉक्टर तगु, डॉक्टर किमाया और सभी के नाम नहीं ले रही हूँ, नाराज मत। शिवानी तिवारी है, इन्होंने अभी भी है वुमेन्स हायर रिस्क पे क्यों है, ये शायद हमने अच्छा मैंने नहीं देखा डॉक्टर साहब। हाँ ले लीजिए। हाँ जी हाँ जी, तो ये तो पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि वुमेन्स जो होती है उनका जो यूरेथ्रा होता है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है, तो जो पैथोजन है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, छोटा रास्ता पार करना आसान होता है, तो वो वहाँ ब्लैडर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। सेकंड रीजन ये है कि फीमेल्स अपने काम में भी बहुत ऑक्यूपाइड रहती हैं, तो शायद डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत कॉमनली, दिन में पानी ज्यादा नहीं पीती हैं, तो वहां पर जो कंसंट्रेट यूरिन है, और दूसरा कि वॉइडिंग मतलब जब यूरिन ब्लैडर पूरा भरा जब तक नहीं हो जाता है तब तक वो यूरिनेशन के लिए नहीं जाती है, तो वहाँ बैक्टीरिया को ग्रो करने का बहुत टाइम मिल जाता है। तो इसलिए भी एक रीजन होता है कि फीमेल्स में होता है। और अगर हम 50+ की बात करें मेनोपॉजल एज में, तो जो हार्मोनल कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन है मैम वो कम हो जाता है, तो वो वेजाइनल पीएच को चेंज करता है मैम, बहुत ज्यादा ड्राइनेस वहां पर होती है, पीएच चेंज हो जाता है, तो बैक्टीरिया बहुत आसानी से ग्रो करते हैं वहां पर। बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर साहब ने लेट ज्वाइन किया होगा, क्योंकि आपने ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत में ही बताया था। डॉक्टर श्वेता भारती जी, वेरी नाइस क्वेश्चन आंसर राउंड। बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि जो इस मंच का उद्देश्य है कि बहुत अच्छी संख्या में क्लिनिकल साउंडनेस देते हुए बहुत अच्छे श्रेष्ठ क्लिनिशियन को बनाना, और वो कहीं ना कहीं भारतवर्ष के लोगों की बहुत अच्छी सेवा कर सके। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने पेशेंट्स के लिए एक क्वेश्चन आंसर राउंड तक भी वो आपको याद होता है, फिर आप वो उसके रिपोर्ट्स भी बताते हैं। और डॉक्टर प्रियंका शर्मा जैसे हम विद्वज्जन हमारे पास है कि जो हमारे बहुत ज्यादा इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देकर बहुत अच्छी अच्छी हमारी
ज्ञान की सीमाओं का वर्धन हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आयुर्वेद के अच्छे दिन एक दिन जरूर आएंगे और आयुर्वेद भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बने और हम भारतवर्ष की बहुत अच्छी लोगों की सेवा कर सके। ऐसे एक उदात्त उद्देश्य के साथ हमारा ये मंच 2015 से काम कर रहा है और मैं समझती हूँ कि एक दिन हम बहुत सारे अच्छे वैद्यों का निर्माण कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जो हमारा उद्देश्य है कि हमारे आयुर्वेद के स्नातक या स्नातकोत्तर स्टूडेंट्स अध्येता कहीं ना कहीं नौकरी देने वाले बच्चे बने, नौकरी मांगने वाले नहीं। तो ये एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठा का विषय बनेगा हम सबके लिए। तो सभी का बेटा बहुत बहुत सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद और स्पेशली आज के सेशन के लिए डॉक्टर प्रियंका जी का हार्दिक हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से कि आप यहाँ आए और इस ज्ञान यज्ञ में आपने अपने ज्ञान की आहुति निर्लिप्त और समर्पित भाव से की। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम आगे भी ऐसे क्लिनिशियन बातों को आपके साथ में और जानना चाहेंगे जिससे हम बहुत सारे वैद्यों तक ये बात आसानी से पहुंचा सके। सबसे अंत में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सब म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व कल्याण की भावना के साथ, विश्व मंगल की भावना के साथ हम अगले शुक्रवार को नया लेक्चर लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।